स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी हिंदी विषय में आज हम जो लेसन कंप्लीट करने वाले हैं वह लेसन गद्य विभाग से लिया जा रहा है। लेसन का नाम है एक यात्रा यह। तो पहले हम यह पाठ का रीडिंग करते हैं और लेखक परिचय लेते हैं। लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। उनका जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियां, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल, टूटता हुआ और पानी के प्राची। आपकी कविताओं के संग्रह है बैरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। तो हम यह पाठ है उसका रीडिंग करते हैं। आप टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिए। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूंगा। कैसे? वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ। यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। आगरा में अपना घर है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की। भाई वकील है,
मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी घिघिया की बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशक अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़के की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो ना हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज हो गई। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में इससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ता ही जाता है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे रफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसों का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ।
बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या? हाँ भाई शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें भी न जाने इतना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। स्टूडेंट्स, यह पाठ के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? आइए देखते हैं इसका आंसर। लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। सेकंड नंबर, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा? तो उसका आंसर है, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक भी पहुंचाना चाहता था। आगे थर्ड नंबर देखते हैं। लड़की ने मोहन से गिगियाते हुए क्या कहा? तो लड़की ने गिगियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। फोन नंबर में मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? तो लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन लड़की से विवाह करने तैयार हो गया। थानेदार की क्या विशेषता थी? तो थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। 6 नंबर, मोहन ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? तो उसका आंसर, क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था, इसलिए मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार किया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो उसका आंसर समझते हैं। लेखक ने ऑटो वाले की जीत और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। सेकंड नंबर, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। आगे थर्ड नंबर, लेखक किस बात के लिए तैयार नहीं थे? क्यों? लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? क्यों? तो लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के हाथ बेच रहे थे। लड़की उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो उसका आंसर लिखते हैं। लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं। बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो समझते हैं। विस्तार से उत्तर दीजिए। तो ये जो उत्तर देना है वो विस्तार से देना है। पहला है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? तो उसका आंसर समझते हैं। लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते
कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। सेकंड नंबर, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आइए देखते हैं उसका उत्तर। मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंध को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनापन वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठता है। आगे थर्ड नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया? तो मोहन ने शुरू से ही लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उन्हें लगा जैसे माँ बाप मिल गए हैं। लेखक को अपना फ़ोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा, वो आपको लिखना है। तो आप ये सेंटेंस खुद ब खुद ढूंढिए कि किसने किसको कहा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। सेकंड, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। थर्ड, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। आगे एमसीक्यू जो है विकल्प 4 नंबर का देखते हैं। मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। आगे मुहावरे का अर्थ है वो देखते हैं। पहला मुहावरा है पाला पड़ना, तो संबंध जुड़ना। असमंजस में पड़ना तो उलझन में पड़ जाना। दामन थाम लेना तो आश्रय लेना। आगे विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। विरोधी शब्द वंचित तो अवांछित, परिचित तो अपरिचित, समस्या तो समाधान, मसीहा तो शैतान, प्रीति तो नफरत, संतोष तो असंतोष, शोषण तो पोषण। तो ऐसे ही हमें यह एक्सरसाइज नोटबुक में कंप्लीट करनी है और यह लेसन एग्जाम के लिए बहुत महत्व का है।